आशुतोष जी, आपके पास आएंगे। आप बैंकिंग प्रणाली को बेहतर समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि सभी बैंक, क्योंकि मामला किसी एक शिकायत किसी एक बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है, कोर्ट ने सभी बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है और जो शब्द इस्तेमाल किया है कि बैंक और बिल्डर साठगांठ कर घर खरीदारों को फिरौती की तरह इस्तेमाल करते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं जो जजमेंट है उसके ऊपर तो कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो उनका वो एक निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन जहां तक जांच की बात है, एक बैंकर होने, पूर्व बैंकर होने के नाते मैं समझता हूं कि शायद सभी बैंकर इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज जांच होती है और तो ये पता लगता है कि आपने कौन से रेगुलेटरी प्रोविजंस को वायलेट किया है, किसका आपने उल्लंघन किया है। और अगर आरबीआई का, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था वकील साहब को, तो अगर ऐसा है कि आरबीआई के किसी रेगुलेशन का वायलेशन किसी भी बैंक ने किया है, तो वो निश्चित रूप से उसकी जो भी उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो उन अधिकारियों को या उस बैंक को उसको भुगतने पड़ेंगे। तो अगर रेगुलेटरली कोई चीज परमिटेड नहीं है और उसके बाद भी किया गया, तो आरबीआई इसको बहुत उनके वार्षिक जो निरीक्षण होते हैं उसमें भी वो देखते हैं कि कौन कौन से रेगुलेटरी वायलेशंस हैं, और उसके हिसाब से उनकी अपनी एक सूची होती है। उस सूची के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से उनको फिक्स किया करने का एक टाइम टेबल होता है आगे के लिए, और जो किया गया है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी निर्धारित होती है। और उसमें अलग अलग, आप सुनते रहते होंगे कि फलाने बैंक को इतने की पेनल्टी लगी या इसको इतने का। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा उसके बारे में, और बाकी मिली भगत और क्या, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसने कहां पर क्या वायलेशन किया है। आशुतोष जी, बैंक किसी प्रोजेक्ट को फंड करते हैं तो उनका ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस क्या होता है? जाहिर है प्रॉपर सिक्योरिटी निश्चित होने के बाद ही प्रोजेक्ट को फंडिंग होती होगी। उस पर उन्हें बायर से होम लोन का बिजनेस भी मिलता है। फिर अगर प्रोजेक्ट पर कोई संकट आता है तो घर खरीदार क्यों अटकता है? क्योंकि बिना घर के वो पैसा देता है, अटकने के बाद आस भी नहीं रह जाती है कि कब घर मिलेगा, लेकिन बैंक ईएमआई बराबर वसूलते रहते हैं। क्या ये जाती नहीं है? बैंक पहले प्रोजेक्ट को अप्रेज करता है, प्रोजेक्ट ही पहले वो अप्रूव होते हैं। कई जगह ऐसा है, कई बैंकों में ऐसा है, वो कहते हैं अगर दो बड़े बैंकों ने पहले ही अप्रूव किया है तो आपको फिर से री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है व्हील की। तो कोई दूसरे बैंक्स जो हैं वो उनके अप्रूवल के बेसिस पे उसको एम्पैनल कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी बायर अगर आएगा तो उसको हम होम लोन सैंक्शन करेंगे बेस्ड ऑन हिज कैपेसिटी टू रीपे। तो इंडिविजुअल की कैपेसिटी भी देखी जाती है, और प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर पाने की या उसको एग्जीक्यूट कर पाने की जो बिल्डर की कैपेसिटी है, उसकी जो टाइटल्स हैं वो क्लीन है कि नहीं, वो इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट अप्रेजल में आती हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल एक इसी तरह का प्रोसेस है जैसे किसी टर्म लोन, किसी फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट लोन दिए जाते हैं, और उसमें जैसे पूरी ड्यू डिलिजेंस होती है, उस हिसाब से उसकी एग्जीक्यूट करने की क्षमता पर भी आता है। और रही सवाल बात इस बात की कि सब डिलीवरी मतलब पोजेशन दिया नहीं और उसके पहले ईएमआई, तो सब पोजेशन तो 4 साल बाद आता है। अगर ईएमआई 4 साल बाद ले तो कंपाउंडेड इतना ज्यादा बर्डन आ जाएगा कस्टमर के ऊपर कि वही नहीं रीपे कर पाएगा। तो जो ग्रेजुअल ईएमआईज हैं वो कई बार ग्रेडेड ईएमआईज होती हैं। मतलब उनको ईएमआई नहीं कह सकते आप, मंथली इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ईएमआई तो इक्वेटेड है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो है एक कांस्टेंट अमाउंट है जो अगले 20 साल तक चलेगा। और इन्फ्लेटरी इकोनॉमी में अगर आप आज लोन ले रहे हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो व्यक्ति ले रहा है उसकी इनकम, उसकी फैमिली इनकम वो ग्रो करेगी। ईएमआई है वो अल्टीमेटली आप वो क्या बोलते हैं, घी खिचड़ी में गया वो क्या मतलब, वो जैसा वाला वो है ना। ईएमआई एक बहुत ही सुगम तरीका है ये बताने का कि आप इतने रुपए अगर महीने के देते रहे और अगले 25 या 30 साल तक देते रहे तो आपका लोन पे हो जाएगा। तो सब एक बैंकर के तौर पर मैं यही कहूंगा, जितनी ज्यादा पारदर्शिता रहेगी संविदाओं में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, और जितना सुगम होगा एक रिटेल होम लोन बोरोवर के लिए लोन लेना और उसको जो प्रॉमिस किया गया वो दिया जाए, उतना ही बैंकर के लिए भी ये लाभप्रद है, क्योंकि समय से उसकी किस्तें आएंगी, उसकी बुक साफ रहेगी।